नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसके भाग 24 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली बेसिस पे जो हम आप तक टेस्ट सीरीज पहुंचा रहे हैं, डेली बेसिस पर हम इस टेस्ट सीरीज में हम जो है 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं। ये जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हम सम्मिलित करते हैं इस वीडियो में, ये प्रश्न होते हैं जीके के, जीएस के और करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो आज का हमारा जो पार्ट है, पार्ट 24, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं पहली बार कब आयोजित किए गए, मतलब भारत में पहली बार कब आयोजित किए गए थे, आपको बताना है। तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में पहली बार आयोजित किए गए थे, ये किए गए थे 2010 में, जगह थी नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में भारत में जो है पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे दिल्ली में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं जो 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जाएंगे, ये कहाँ खेले जाएंगे? बर्मिंघम में। ये भी जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बर्मिंघम जो जगह है, यहीं पे जो है 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जाएंगे। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, यह लंदन में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। आप याद रखिएगा, यह जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, यह लंदन में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसको हम कहते हैं दूसरी गोलमेज सम्मेलन, इसी के दौरान लंदन में यह हस्ताक्षरित किया गया था महात्मा गांधी और इरविन के मध्य। तो डेट क्या थी? 5 मार्च 1931 की। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 मार्च 1931 को जो है गांधी और इरविन समझौता हस्ताक्षरित किया गया था। कहाँ पे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान लंदन में। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 डेट है आपकी, 23 मार्च 1931 की। इसी दिन जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? आपको बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यह कांस्य युगीन और नगरीकृत सभ्यता थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन और नगरीकृत सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। यानी राइट ऑप्शन होगा आपका बी, कांस्य युगीन और नगरीकृत सभ्यता थी सिंधु घाटी। अगला है, एक कांस्य निर्मित नर्तकी की जो मूर्ति है निम्नलिखित में से किस जगह से प्राप्त हुई, आपको बताना है। तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से जो है एक कांस्य निर्मित जो है नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा मोहनजोदड़ो से ही जो है विशाल स्नानागार भी मिला था। आप याद रखिएगा, जिसको हम ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं। तो यह जो विशाल स्नानागार था, यह भी मिला था आपका मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से ही अन्न कोठार जो थी सबसे बड़ी इमारत, यह भी मिली थी मोहनजोदड़ो से ही थी। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दिए गए ऑप्शंस में से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है प्रेजेंट टाइम में बुर्ज खलीफा। यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, बुर्ज खलीफा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी जो है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा की यहाँ पे बात हो रही है, सबसे ऊंची प्रतिमा दुनिया की कौन है? तो आपको पता होगा, हाल ही में यह जो प्रतिमा है सरदार पटेल की प्रतिमा बनाई गई है, इसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो कुल ऊंचाई है, ऊंचाई की बात हम करेंगे यहाँ पे, तो यह कितनी मीटर ऊंची है? तो 182 मीटर ऊंची है यह स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार पटेल की प्रतिमा है। तथा यह बनाई गई है गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे एक गांव है खेवड़िया जो जिला है, यहाँ पे देखिएगा, खेवड़िया नामक डिस्ट्रिक्ट में जो है खेवड़िया नामक डिस्ट्रिक्ट में यह बनाई गई है स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे। तथा यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में सिक्के ढाले जाते हैं? तो दिए गए ऑप्शंस में से जो सिक्का है वो ढाला जाता है हैदराबाद में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद में। हैदराबाद के अलावा जो सिक्के हैं आधिकारिक रूप से मुंबई में ढाले जाते हैं, उसके बाद नोएडा में ढाले जाते हैं। इसके अलावा कोलकाता में। ये 4 जगह हैं जहाँ पे आधिकारिक रूप से जो है सिक्के ढाले जाते हैं भारत में। अगला प्रश्न है, पश्चिमी शिक्षा भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा शुरू की गई थी? आपको बताना चाहिए कि वेस्टर्न एजुकेशन की जो शुरुआत है भारत में किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा की गई थी?
तो भारत में पश्चिमी शिक्षा का जो जनक है माना जाता है राजा राम मोहन राय को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे राजा राम मोहन राय, इन्हीं के द्वारा जो है पश्चिमी शिक्षा की भारत में शुरुआत की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट कार्यक्रम है? तो इसमें से जो MS एक्सेल है यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा MS एक्सेल, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वह कौन सा है? तो कंप्यूटर में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं MS वर्ड, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा MS वर्ड। अगला प्रश्न हमारा है, पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना यह किसके द्वारा की गई थी? तो पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना यह की गई थी उदयन के द्वारा। उदयन किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था उदयन, तथा इसी के द्वारा जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तथा हर्यक वंश का शासन कहाँ पे था? तो मगध साम्राज्य पे यह राज करते थे हर्यक वंश, जिसका एक शासक था उदयन, उसी के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, वेलेजली की सहायक संधि को मानने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन था? तो वेलेजली की सहायक संधि को मानने वाला पहला भारतीय राज्य था हैदराबाद। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद जो था यह वेलेजली की सहायक संधि को मानने वाला पहला राज्य था। तो हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम मुगल बादशाह कौन था आपको बताना है। तो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय, जिसको हम जफर के नाम से भी जानते हैं, बहादुर शाह जफर। यह था अंतिम मुगल बादशाह। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण इसको जो अंग्रेजों ने इसको मतलब इसकी जो बादशाह थी वो छीन ली थी तथा इसको रंगून निष्कासित कर दिया था। तथा रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी तथा यह अंतिम मुगल बादशाह था। इसे आप याद रखिएगा, बहादुर शाह द्वितीय इसको कहते हैं तथा इसका उपनाम था बहादुर शाह जफर। दोनों आपको याद रखना है। अगला है, राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो राष्ट्रीय गान को जो है हमारी संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति कब मिली थी? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान के अलावा जो हमारा राष्ट्रीय गीत था, इन दोनों को जो है 24 जनवरी 1930 को ही संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति मिली थी। तो आप इसे याद रखिएगा, ये 100% आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, इसके अलावा आप याद रखिएगा जो 22 जुलाई 1947 की डेट है, इस डेट को जो है हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज था तिरंगा, इसको संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति मिली थी। तो दोनों आपको याद रखना है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसको संविधान सभा के द्वारा जो स्वीकृति मिली थी 22 जुलाई 1947 को, और हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति मिली थी 24 जनवरी 1950 को। तो दोनों डेट आपको याद रखना है। संविधान के पृष्ठों को सजाने का जो कार्य है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान के पृष्ठों को सजाने का जो कार्य यह किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंदलाल बोस के द्वारा जो है संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किया गया था। ये कौन थे? तो ये शांति निकेतन के कलाकार थे। किसके कलाकार थे? जो नंदलाल बोस थे, ये शांति निकेतन के कलाकार थे तथा इन्हीं के द्वारा जो है संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किया गया था। वहीं जो हमारा पहला ऑप्शन है प्रेम बिहारी नारायण का, तो इनके द्वारा क्या किया गया था? तो हमारा जो हस्तलिखित संविधान है यह पूरी तरह से प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा लिखा गया था। आप याद रखिएगा, भारतीय जो हमारा संविधान है यह पूर्णतः हस्तलिखित है तथा इसको लिखा किसने है? तो प्रेम बिहारी नारायण राय राजा। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। अगर संविधान के लिखने की बात हो तो हमारा जो संविधान है हस्तलिखित रूप से किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा, और इसको सजाने का कार्य किसके द्वारा किया गया है? तो नंदलाल बोस के द्वारा। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में किस तत्व की उपस्थिति है? तो जो सूर्य का रासायनिक संगठन मैं आपको बता दूं, जो सूर्य इसका जो रासायनिक संगठन, इसमें जो 3 तत्व अलग अलग मिल लेंगे आपको। पहले आपको मिलेगा हाइड्रोजन, उसके बाद मिलेगा आपको हीलियम, उसके बाद मिलेंगे आपको अन्य तत्व। तो हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है सूर्य में? 71% हाइड्रोजन होता है। उसके बाद हीलियम होता है लगभग 26.5% हीलियम की मात्रा होती है, और अन्य तत्वों की मात्रा होती है 2.5%। तो ये आप याद रखिएगा कि रासायनिक संगठन कितना है सूर्य में। तो हीलियम, इसमें आपको हाइड्रोजन मिलेगा 71%, हीलियम मिलेगी सूर्य में 26.5%, और अन्य तत्व आपको मिलेंगे 2.5%। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा मरुस्थल आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो
दिए गए जो तीनों ऑप्शन है सिम्पसन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया, ये तीनों मरुस्थल आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, उपयुक्त सभी यानी कि तीनों जो मरुस्थल हैं आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, सिम्पसन, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस मंडल में जो है समस्त मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं या किस मंडल में घटित होती हैं, तो यह मंडल है क्षोभ मंडल। तो हमारा जो क्षोभ मंडल है इसमें जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वह घटित होती हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा जो हवाई जहाज उड़ते हैं वह कौन से मंडल में उड़ते हैं, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जो हवाई जहाज उड़ते हैं और जो ओजोन गैस है यह दोनों आपको मिलेगी कहाँ पे, समताप मंडल में। तो दोनों आपको याद रखना है क्योंकि समताप मंडल में जो है मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वह नहीं मिलती हैं। आप याद देखिएगा, जो यह समताप मंडल है यह मौसमी घटनाओं और बादलों से मुक्त होता है, इसी कारण से जो हवाई जहाज होते हैं यह समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत जल का हिस्सा महासागरों के रूप में मौजूद है वर्तमान में, आपको बताना है। तो महासागरों के रूप में कितने प्रतिशत जल हमारे पृथ्वी पर मौजूद है, तो टोटल 97% जो हमारे पृथ्वी का जल है यह महासागरों के रूप में है। उसके बाद 2.04% जो जल है यह आपको मिलेगा पोलर आइस और ग्लेशियर के फॉर्म में, और 0.61% जो जल आपको ग्राउंड वाटर के रूप में मिलेगा। तो तीनों आपको याद रखना है 97% जल महासागरों के रूप में है, 2.04% जल आपको मिलेगा पोलर आइस यानी कि ध्रुवीय बर्फ और हिमानी के रूप में, और जो 0.61% जल है आपको मिलेगा ग्राउंड वाटर के फॉर्म में। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि किस वर्ष तक जो अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण घर होंगे उनको टैप वाटर यानी कि नल के जरिए पानी मुहैया कराया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार के अनुसार जो है वर्ष 2023 तक जो है जो ग्रामीण घर होंगे अरुणाचल प्रदेश के उनको नल के जरिए जल उपलब्ध कराया जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2023। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री जो हमारे प्रकाश जावड़ेकर है उनके द्वारा पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एक टीवी चैनल का उद्घाटन किया गया है? तो एक टीवी चैनल हाल ही में खोला गया है असम में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा असम यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय रेलवे को हरित रेलवे बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा जो रेलवे को हरित रेलवे बनाने का लक्ष्य है यह रखा गया है 2030 तक, यानी कि जो हमारी भारतीय रेलवे है यह रेलवे को पूरी तरह से हरित बना देगी 2030 तक। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन कौन सा है जिसके तहत जो है कोरोना वायरस महामारी के दौरान 3,992 भारतीयों को समुद्र के रास्ते भारत लाया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसी ऑपरेशन के तहत जो है जितने भी भारतीय बाहर फंसे हुए थे बाहर के देशों में उनको समुद्र के रास्ते भारत वापस लाया गया था। तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में सिंधु नदी पर बने सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो हाल ही में सिंधु नदी पर बने सबसे लंबे जो सस्पेंशन ब्रिज इसका उद्घाटन किया गया लेह में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लेह में। अगला प्रश्न हमारा है, अक्टूबर 2019 में जारी QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी आपको बताना है? तो शीर्ष स्थान पे भारतीय यूनिवर्सिटी का नाम है IIT बॉम्बे, यानी ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही है। IIT बॉम्बे जो है इसमें शीर्ष पर था। अगला प्रश्न हमारा है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है, 2020 का जो यूनेस्को गिलर्मो कानो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार है निम्नलिखित में से किसको दिया गया? तो इनका नाम है जीनेट बडोया लिमा, या कोलंबिया की रहने वाली हैं। इन्हीं को 2020 का प्रतिष्ठित यूनेस्को गिलर्मो कानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस भारतीय मूल की लड़की के द्वारा नासा का मंगल ग्रह का जो हेलीकॉप्टर है उसका नामकरण किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इनका नाम है वनीजा रूपाणी। इनको यह गौरव प्राप्त हुआ कि नासा का मंगल मिशन का जो हेलीकॉप्टर है उसका नामकरण करें, तथा इनके द्वारा इस हेलीकॉप्टर को नाम क्या दिया गया? तो इंजीनिटी। क्या नाम दिया गया है? तो इंजीनिटी नाम दिया गया इस हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह के, तथा इस
लड़की का क्या नाम है भारती मूल की? तो वनीजा रूपानी ने जो है मंगल ग्रह के लिए जो नासा का हेलीकॉप्टर उसका नाम दिया है इंजेनिटी। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने अपने नागरिकों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान की है? तो भारत का पहला राज्य बना है जिसके द्वारा अपने नागरिकों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान किया गया, यह है महाराष्ट्र। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। तो दोस्तों यहाँ पे हम हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसके भाग 24 को हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।